हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राकेश कुमार शर्मा केडीसी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और चलिए, अभी हम आज का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। क्या हम डिस्कस कर रहे थे? एटम एंड न्यूक्लियाई। उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा है? क्वांटम नंबर वाला। यहाँ बोर एटॉमिक मॉडल तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो 5 टॉपिक मैंने डिस्कस किए, इसमें कम से कम 25 से 30 टाइप के क्वेश्चंस आपको मैंने बताए, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्वेश्चंस के साथ में कैसे डील करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना क्या? क्वांटम नंबर। देखिए, क्वांटम नंबर क्या होता है? जब हम एटम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एटम की बात करते हैं, तो एटम में क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं। ऑर्बिट होते हैं, KLMN। इन ऑर्बिट के अंदर भी क्या है? ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। और इनके अंदर जो अपने को मिलेगा उसको बोलेंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिट को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं एन से। ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं S, P, D और F से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S, P, D और F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब केमिस्ट्री पढ़ के आए हुए हैं। जो S होता है मेरे पास, ये S है। S के अंदर कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये 6 होते हैं। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 आएंगे। और F के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं 14। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ मैं, P के अंदर 6 भर सकता हूँ, D के अंदर 10 भर सकता हूँ, F के अंदर ये भर सकता हूँ। ठीक है, F का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना देता हूँ। जो F सेल होती है मेरे पास, उसके अंदर ये कॉलम 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं? हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने की टेंडेंसी क्या होती है वो आपको बताऊँगा, किस टाइप से बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताया मैंने? क्वांटम नंबर। तो ये जो सेल है अपने पास 1 2 3 4, इनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ऑर्बिटल ये होते हैं। ऑर्बिट के अंदर पर ऐसे समझिए, एक होटल है। होटल है, वो होटल क्या हो गया मेरे पास? ये हो गया। और होटल के अंदर जो रूम्स रहेंगे, वो छोटे छोटे कमरे, वो क्या हो गया? ऑर्बिटल हो गया। तो ये किसके अंदर मिलता है? ये इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या समझ लो? इसको समझ लेते हैं एक होटल है, और होटल के अंदर जो रूम्स मिलेंगे वो रूम्स क्या हैं? ये इसके अंदर ये मिलता है। ठीक है, अब अगर अपने को n दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में, इफ n इज इक्वल टू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे को 3 दिया हुआ है। वो मेरे को पूछ सकता है जी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो L कितना हो जाएगा? L 0 to n-1 तक काउंट करते हैं। अगर n 3 है तो n-1 2, तो 0 से 2 तक काउंट करेंगे। 0 1 2, कहाँ से? 0 1 2, तो 0 1 2 3 हो गया। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएंगे। 0 1 2, 0 को हम लोग S लिखते हैं, इसको P लिखते हैं, इसको D लिखते हैं। क्या लिखते हैं? SPD। 0 को हम लिखते हैं S, 1 को लिखते हैं P, 2 को लिखते हैं D, 3 को लिखते हैं SPDF। ऐसे करके चलता है अपने पास। ठीक है, चलिए, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल लेंगे या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर निकालेंगे। 0 to n-1 जाना है, अगर n अपने को गिवन है। फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं? मैंने L निकाल लिया। क्या निकाल लिया? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L निकाल लिया। 0 1 2 आया, तो ये 2 आया ना, तो ये रहेगा हमारे पास -L से L तक। कहाँ तक रहेगा? -L से L तक। तो ये 2 आ गया मेरे पास, तो -2 1 0 1 2, -L से L तक लेंगे। L की वैल्यू आई थी मेरे पास 2 मैक्सिमम, तो एक मैक्सिमम वाली क्वांटिटी को उठाएंगे और नेगेटिव से पॉजिटिव लेकर चलेंगे। तो 1 2 3 4 5, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। और ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है मैंने, कितना नंबर होता है मैग्नेटिक का? 2L-1। L कितने आए मेरे पास? 2 आए थे। 0 1 2, 2 तक आया था, n-3, और प्लस के 1 और कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 5 होंगे, -2 1 0 1 2, -2 और -1। 0 से इधर तो माइनस का रहेगा ना सब कुछ, 0 से इधर पॉजिटिव रहेगा। तो -2 -1 0 1 और 2, ये 5 आ गया। कितने बनेंगे अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? ये फॉर्मूला होता है। और ये L क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2 है। मतलब N जो होता है इससे एक कम वैल्यू होती है। M लिखा है ना, N से एक कम वैल्यू होती है ये। अब आ गया स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? देखिए, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भर रहे हैं, तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसका मतलब होता है +12। और अगर मैंने ऐसे करके इलेक्ट्रॉन बना दिया, इसका मतलब होता है -12। क्या होता है? -12। स्पिन क्या होता है? स्पिन होता है जब इलेक्ट्रॉन गया होगा, जैसे कोई पर्सन आया, वो होटल में घुसा, इलेक्ट्रॉन आया,
होटल में घुसा मतलब एन में गया, सेल में गया। होटल में घुसेगा तो होटल के अंदर रूम में भी जाएगा, तो किस में जाएगा, एल में जाएगा। किस में जाएगा, एल में जाएगा। एल में जाएगा तो उस बेड के ऊपर ले, बेड के ऊपर वो सीधा लेटा कि उल्टा लेटा, अगर वो सीधा लेटेगा तो प्लस हाफ और उल्टा लेटेगा तो माइनस हाफ। सीधा सा फंडा ये अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऊपर की तरफ ऐसे तो प्लस हाफ माइनस हाफ, मतलब ये घूमेगा। इलेक्ट्रॉन आया प्रिंसिपल में गया, प्रिंसिपल में भी ऑर्बिटल में घुसा, ऑर्बिटल में घुसेगा तो अपने एक्सिस पर ऐसे करके घूमेगा, घूमेगा तो ऐसे करके घूमेगा तो इसको मुझे क्या बोलते हैं, स्पिन कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, स्पिन क्वांटम नंबर रख दिया। क्या रख दिया, स्पिन क्वांटम नंबर। ये दो तरीके का होता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। किसी को कोई डाउट? एनर्जी निकालनी है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर क्या होती है। इसकी एनर्जी मैक्सिमम, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, और फिर एनर्जी कम होती जाती है और लास्ट की क्या मिलती है, जीरो मिलती है, ठीक है। अगर हम सिंबल को भी कंसीडर करते हैं तो मैक्सिमम होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड देखना है तो एनर्जी के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो यहाँ पर मॉड लगा देता हूँ। तो मॉड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होती है, इसलिए पास में होता है। बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, क्या है, जिस एनर्जी ने इसको न्यूक्लियस के साथ बांध के रखा है, तो कौन सी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन की होगी, फिर इस इलेक्ट्रॉन की, फिर इसकी। जैसे जैसे दूर ते जाते जाएंगे बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को बांधने की जो कैपेसिटी है न्यूक्लियस की कम होती जाएगी, ठीक है। रेडियस देखूंगा, रेडियस एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ की रेडियस देखो, फिर यहाँ की, जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा रेडियस बढ़ती जाएगी, तो रेडियस एन स्क्वायर के क्या रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्बिटल या जो ऑर्बिटल सेल है, सेल की रेडियस और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपस में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है जी। बाइंडिंग एनर्जी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपस में रिलेशन क्या है, यह रिलेशन है। क्या रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलिए अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे, सेल में जाएंगे, सेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, वो जाने का रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर घुसेंगे कैसे, वो देखते हैं, ठीक है। तो अंदर एंटर करने का अपने पास रूल होते हैं, रूल बताएंगे। दो प्रिंसिपल बताते हैं, एक तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखेंगे क्या कहता है, दो प्रिंसिपल हैं और बढ़िया प्रिंसिपल हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। तो लिख लो यहाँ पर दोनों प्रिंसिपल। कौन सा, फर्स्ट है अपने पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये दूसरा है अपने पास क्या, ऑफ बाउ रूल, ऑफ बाउ रूल। ये दो रूल है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम में रहा, एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहेगा उसको ये बताते हैं। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल साहब क्या कहते हैं अपने को, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन नेवर विल बी सेम, नेवर विल बी सेम। 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से बताए मेरे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों किसी एक इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं होंगे, हर इलेक्ट्रॉन का अलग मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन घुस रहा है, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो हर इलेक्ट्रॉन का क्या मिलेगा अपने को, अलग मिलेगा। चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते, ये इन्होंने अपने को बताया। ये क्या कहते हैं, अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घुसता है तो इलेक्ट्रॉन एंटर इन लोएस्ट एनर्जी सेल फर्स्ट। सबसे पहले किस एनर्जी सेल के अंदर घुसेगा, लोएस्ट एनर्जी सेल के अंदर, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसके अंदर। और सबसे कम एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे सेल कम है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। जिसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सम सेम कम रहेगा, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये रूल याद रखें, जिसका n+l कम रहेगा, सबसे कम होगा, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन घुसेगा, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा।
किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, इलेक्ट्रॉन घुसता कैसे किसी सेल में, ठीक है। एनर्जी का सीक्वेंस क्या होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफ बाउ रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफ बाउ रूल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन घुसता कैसे किसी सेल में, देखो यहाँ पर लिखो 1s, फिर ये 2s और 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p, 8s, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। फर्स्ट में एक ही मिलता है, क्योंकि L इजिकल टू में क्या हो गया, मेरे पास n-1 को होता है, तो फिर इसका क्या हो गया, 0 का मतलब क्या होता है s। अगर मेरे पास n इजिकल टू में 2 हो गया, सेकंड सेल की बात करूँगा n इजिकल टू 2, तो L क्या हो जाएगा मेरे पास 0 और 1, n-1 तक जाता है, तो क्या हो गया s और p बस। अगर मैं n इजिकल टू में 3 की n इजिकल टू 1 है, n इजिकल टू 2 है, n इजिकल टू 3 की बात करूँगा, तो L क्या हो जाएगा मेरे पास 0 से n-1 तक, n-1 मतलब 3-1 2 तक, तो इसका मतलब s हो गया, इसका मतलब p हो गया, इसका मतलब d, तीसरे में d तक मिलेगा अपने को, ठीक है। तो आप कहोगे जी दूसरे में d क्यों नहीं लिया, क्योंकि दूसरी सेल में s और p मिलते हैं, क्यों, क्योंकि l की वैल्यू 2 ही होती है, 0 और 1, और l की वैल्यू मैंने आपको निकालनी बताई थी, अभी कितनी होंगी, 2 ही होंगी। मैंने बताया था 0 को s लिखते हैं, 1 को p, 2 को d और 3 को f, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा कैसे। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन घुसेगा इसके अंदर, S के अंदर सबसे पहले, फिर जाएगा S के अंदर, फिर जाएगा 3s इसके अंदर, इसके अंदर, फिर जाएगा इसके अंदर, ठीक है, फिर जाएगा ऐसे करके इसके अंदर, फिर जाएगा ऐसे। ये एनर्जी सीक्वेंस है, क्या ये एनर्जी सीक्वेंस। एक दो एक्सेप्शन केस बीच में आता है, उस एक्सेप्शन केस को आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ये एनर्जी का सीक्वेंस है, सबसे पहले इसमें, इसके बाद आएगा फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 और 7 और 8। सबसे पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, 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 इसमें। इनका अगर हम n+l निकालते हैं, वो सबसे कम मिलता है। इसका n तो 1 है और l 0, तो 1 आ गया, सबसे कम वैल्यू आ गई। इसका n 2 है और ये कितना हो गया मेरे पास, और n+n निकालेंगे, इसका 2 आएगा, इसके 3, इसका अपने पास 3, 4, ऐसे करके आता जाएगा, ठीक है। तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। चलिए, हालांकि केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आपकी केमिस्ट्री रिवाइज भी हो गई होगी, ठीक है। इसको मैंने डीप में थोड़ा सा इसलिए कंसीडर किया क्योंकि देखो जो एग्जामिनर है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं, तो कहीं से भी बीच में से आपको क्वेश्चन उठा के दे सकता है। तो आपको बेसिक्स में जाना है, प्रिंसिपल्स में जाना है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को कि आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा, ताकि देखिए एक तरीके से मैं ये बोलना चाहूँगा, आपको मास्टरी हासिल करनी है। चाहे आप कम पढ़ो लेकिन चीज़ों को ऐसे पढ़ लो कि उस पर मास्टरी हासिल कर लो, किसी दूसरे को हम पढ़ा सकें, तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होता है, ठीक है। अब अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसका हम बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहे थे, न्यूक्लियस। क्या, न्यूक्लियस। आप सब लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे काफ़ी देर से, बोला जी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो कब आएगा, तो न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड साहब ने की थी। चलिए यहाँ तक तो पता है आपको, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, ये होता है। अब देखिए, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आएगा, इसको हम एटॉमिक मास बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको एटॉमिक मास बोलेंगे। क्या होता है ये, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए, मास मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रॉन का कितना होता है, चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन का मैंने आपको बता दिया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोटॉन का भी बता चुका हूँ, ठीक है, मास और दोनों चीज़। चलिए अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के टाइप की बात करेंगे, न्यूक्लियस कितने टाइप का होता है, तो क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, किसी एटम को एक्स से लिखते हैं, यहाँ पर जेड होता है, यहाँ पर क्या होता है, ए होता है।
जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जेड का मतलब होता है। और ए का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए न्यूक्लियस को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं देखो। सबसे पहला टर्म है अपने पास आइसोटोप्स, क्या होते हैं आइसोटोप्स। फिर दूसरा टर्म आता है अपने पास आइसोटोन्स, क्या आता है आइसोटोन्स। तीसरा टर्म आता है आइसोबार, सेकंड आइसोबार लिखो सॉरी, एक सीक्वेंस बन जाएगा आइसोबार्स। फिर आइसोटोन्स, फिर चौथा आता है मिरर न्यूक्लियाई। कौन सा आता है मिरर न्यूक्लियाई। यहाँ पर मैं एक एक लाइन लिखूंगा बस, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देख ही लेंगे क्या क्या होंगे। आइसोटोप कौन से होते हैं, जिनका ध्यान से देखेंगे जेड सेम होता है। ऐसे एटम जिनका जेड सेम होता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनको क्या बोलते हैं आइसोटोप। आइसोबार जिनका ए सेम होता है, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, जिनका ए माइनस के जेड सेम होता है, इनको हम क्या बोलते हैं आइसोटोन। क्या बोलते हैं आइसोटोन बोलते हैं। जिन दो एटम के बीच में डिफरेंस जो होगा, किसका डिफरेंस जेड का डिफरेंस 1 आएगा। जेड का डिफरेंस क्या होगा 1 आएगा, ऐसे करके लिख दो जेड का अंतर, या फिर डिफरेंस क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। या फिर जिसका ए माइनस के जेड क्या हो इंटरचेंजेबल हो, क्या हो इंटरचेंजेबल हो। इंटरचेंजेबल उनको क्या बोलेंगे हम लोग मिरर न्यूक्लियाई बोलेंगे। जिनका जेड सेम हो आइसोटोप। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन 1H1 भी होता है, हाइड्रोजन 1H2 भी होता है, हाइड्रोजन 1H3 भी होता है। इसको क्या बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। क्या बोलते हैं ट्राइटियम बोलते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसमें खास बात आप देख रहे होगे, वो खास बात कौन सी है कि इनका जो नीचे जेड लिखा हुआ है, ये तीनों में क्या है सेम है। दीज 3 ऑल्स आर द आइसोटोप्स। कैसे हैं आइसोटोप हैं, जेड सेम हो गया। ए सेम की अगर बात करता हूँ मैं, तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ किसकी हीलियम की, किसकी बात करता हूँ हाइड्रोजन की बात कर ली 1H3, या फिर मैंने बात कर ली किसकी ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है 816, क्या होता है 816 होता है। नाइट्रोजन मेरे पास होता है 716 भी मिलता है, नाइट्रोजन 716 भी मिलता है, नाइट्रोजन 715 भी मिलता है। तो इनका देखिए ये सेम है, क्या है ये सेम हो गया इन दोनों का। या फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में जिन एटम का ए सेम होगा, मतलब नीचे वाले को भूल जाइए, ये ऊपर वाला टर्म क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। जिनका भी ऊपर वाला टर्म सेम मिलेगा उनको हम क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे आइसोबार्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे आइसोबार्स बोलेंगे। आइसोटोन की बात करता हूँ तो मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन 714 की, एक तो ये ले लिया मैंने, ऑक्सीजन ले लिया मैंने 815 वाला, 815 वाला। अब अंतर देखिए 7 और 14 का अंतर कितना हो गया, जेड माइनस ए माइनस जेड का अंतर 7, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 7। यहाँ तो ए माइनस के जेड दोनों में सेम हो गया, इसका मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोटोन है। क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। जिनका ए माइनस के जेड सेम होता है इनको क्या बोलते हैं आइसोटोन्स बोलते हैं। मैं 1H3 और 2He3 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ 1H3 और 2He3 की। देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 1H3 और 2 हीलियम का 3, इसकी बात कर दी। तो देखिए इनका तो ए सेम हो गया, नीचे से मतलब ए सेम हो गया, तो ए सेम तो आइसोबार में ये दोनों आइसोबार हो गए। क्या हो गए आइसोबार हो गए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए, इसके जेड और इसका जेड दोनों में अंतर किसका है 1 का है, ये कंडीशन तो फुलफिल होगी। 3 और 1 का अंतर कितना है 2, 3 और 2 का अंतर कितना है 1। दिख रहा है ना नीचे सभी को, एक सेकंड ऊपर लिख लेता हूँ, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा है सभी को, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए मैंने कहा 3 और 1 का अंतर कितना हो गया 2,
और 3 और 2 का अंतर क्या हो गया 1। इस 1 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, इस 2 को यहाँ पर लिख दिया, इंटरचेंजेबल हो गए। या तो इंटरचेंजेबल ऐसे बोल लीजिए, या फिर ये 2 और 1 का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है 1, कितना है जेड का अंतर कितना हो गया 1 हो गया। ये दिख रहा है ना सभी को नीचे वाला, 1 सेकंड, हाँ दिख रहा है, ये 1 हो गया। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिरर न्यूक्लियाई। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा कंसेप्ट है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और मिरर न्यूक्लियाई। ये मिरर न्यूक्लियाई का कंसेप्ट बहुत ही कम टीचर कराते हैं, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जामिनर एग्जाम में डालेगा। क्योंकि जिन चीज़ों को आप लोग छोड़ देते हो ना, हम लोग क्या टेंडेंसी, हम लोग लास्ट ईयर के पेपर करते हैं और वहाँ पर जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा होता है उसी टाइप का करते हैं, वहाँ पर जो कंसेप्ट नहीं पूछा उसको क्या कर देते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। लेकिन ये हैबिट हमको अब बदलनी पड़ेगी। क्यों बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये हैबिट क्यों बदलनी पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटेंट बढ़ रहा है। अभी कंपटीशन में नए नए बंदे आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहा है। तो हमेशा एग्जामिनर उन क्वेश्चंस को उठाएगा, उन टॉपिक्स को उठाएगा जिनमें स्टूडेंट्स को हेजिटेशन होता है, या फिर कुछ इमेजिन करना पड़ता है, या फिर पीछे से जिन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनाए लेकिन सिलेबस में है, क्वेश्चंस नहीं डाला एग्जाम में लेकिन सिलेबस में है, तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियस होता है। अब अगला टॉपिक है साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन पेपर में आता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। चलिए साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस का साइज क्या होगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस का जो साइज होता है, न्यूक्लियस की जो रेडियस होगी, क्या होगी, रेडियस, तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास के होता है। किसके होता है, एटॉमिक मास के। तो मैं यहाँ पर पहली इक्वेशन लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास के। ये वी वेलोसिटी नहीं समझना, क्या समझना, वॉल्यूम है। ये एरिया नहीं समझना, ये क्या समझना है अपने को, एटॉमिक मास। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम की बात करूँगा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के होता है। किसके होता है, एरिया के। वॉल्यूम तो क्या होती है, 4π3πr³ होती है। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू में एटॉमिक मास, एरिया नहीं सॉरी, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो यहाँ से मैं रेडियस और इसका रिलेशन निकालना चाहता हूँ। तो रेडियस क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू में a⁻1/3 की होगी। तो रेडियस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उठा के r0 लिख लेता हूँ, a⁻1/3। इट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। क्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर जो r0 कांस्टेंट मैंने लिया है, ये r0 कांस्टेंट क्या आएगा, r0 इज इक्वल टू में 1.2 इंटू में 10⁻⁻15 मीटर, लगभग 1 फर्मी के बराबर होता है। यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास रख ही दूंगा। ये क्या है मेरे पास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास रख दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, उस एटम के न्यूक्लियस की रेडियस आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है पेपर में। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 1 AMU की एनर्जी के बारे में आपको बता चुका हूँ कितनी होती है, ठीक है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करते हैं। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा, कौन सा स्टेबल न्यूक्लियस नहीं रहेगा। देखो अगर हम किसकी बात करते हैं, लाइट न्यूक्लियाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लाइट। लाइट न्यूक्लियाई मतलब जिनका एटॉमिक नंबर बहुत कम होता है। तो लाइट न्यूक्लियाई में क्या देखा गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और जेड का रेशियो 1 पाया गया। तो स्टेबिलिटी होल्ड करती है। ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन, और ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो स्टेबिलिटी क्या करती है, होल्ड करती है लाइट न्यूक्लियाई के केस में। अगर हम हैवी न्यूक्लियाई की बात करते हैं, क्या, हैवी न्यूक्लियाई, तो मैं अगर हैवी न्यूक्लियाई की बात करता हूँ तो हैवी न्यूक्लियाई में NY/Z ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन होना चाहिए जेड से। और जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। क्यों होना चाहिए, देखिए n अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से,
तभी स्टेबिलिटी होल्ड करेगी। अगर प्रोटॉन ज़्यादा होगा न्यूट्रॉन से तो न्यूक्लियस के अंदर रिपल्सन फोर्स आपस में पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाएगा और स्टेबिलिटी होल्ड नहीं करेगी। क्या होगा, अगर जेड ज़्यादा हो गया मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, सेम चार्ज रिपेल करता है तो रिपल्सन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में अपने को ये, और ये कब तक होल्ड करता है, जब जेड इज इक्वल टू में 83 से ज़्यादा हो जाता है, जेड 83 से ज़्यादा करता है तो उस टाइम पर अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगती है न्यूक्लियस की। क्या होने लगती है, अनस्टेबिलिटी। ये भी कंडीशन होल्ड करती है जेड इज इक्वल टू में 83 तक। जेड इज इक्वल टू में 83 के ऊपर जैसे ही जाता है तो रेडियो एक्टिविटी बढ़ने लगती है, न्यूक्लियस की एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है, रेडियो एक्टिविटी बढ़ने लगती है। तो n/z का रेशियो 1 से ज़्यादा है हैवी न्यूक्लियाई के लिए, तो उस केस में स्टेबिलिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। क्या करेगी, स्टेबिलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा अगर 83 के ऊपर जाता है तो क्या होता है। स्टेबिलिटी का अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखना है तो ग्राफ बना देता हूं मैं यहाँ पर। ग्राफ क्या कर देता हूँ, स्टेबिलिटी का अगर ग्राफ बनाना है तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी और स्टेबिलिटी का ग्राफ यहाँ पर बनेगा। ये तो क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा एटॉमिक नंबर। क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। एक्स होता है ना ZA, तो ये एटॉमिक नंबर यहाँ पर हो गया। स्टेबिलिटी का कर्व क्या बनता है अपने पास, स्टेबिलिटी का कर्व ध्यान से देखेंगे क्या, ऐसे ऐसे करके जाता है, क्या जाता है ऐसे, और यहाँ पर क्या होता है, आयरन होता है 56। क्या होता है, 56। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। क्या है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। इसके ऊपर फिर स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगती है न्यूक्लियस की। क्या होने लगती है, न्यूक्लियस। तो देख लीजिए इनको, हीलियम, बेरियम, कार्बन, H, लिथियम। ये हीलियम होता है, बेरिलियम होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, इस टाइप से होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन 56। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है बस, हाइड्रोजन तक तो, आयरन तक तो स्टेबिलिटी होती है, आयरन के ऊपर स्टेबिलिटी खत्म होने लगती है। क्या खत्म होने लगती है, जो मेरे पास न्यूक्लियस है, अगर यहाँ पर Z83 से ज़्यादा जाने लगता है तो इसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो होती हैं। तो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ने लगता है। जब इनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा बाइंडिंग एनर्जी कम रह जाती है। क्या रह जाती है, बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम रह जाती है जो इनको बांध के रखती है। तो ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपने अंदर से रेडिएशंस निकालने लगते हैं। तो इस एलिमेंट का हम नाम रख देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या नाम रख देते हैं इसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख देते हैं। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियम की खोज किसने की, हाफ लाइफ क्या होती है, किसी भी न्यूक्लियस की लाइफ क्या होती है, वो वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक डाल लीजिए रेडियो एक्टिविटी। क्या है, रेडियो एक्टिविटी। समझ में आ गया ना आपको, स्टेबल कब रहेगा और स्टेबल कब नहीं रहेगा। अगला टॉपिक क्या डालेंगे, रेडियो एक्टिविटी। क्या डालेंगे, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी दरअसल क्या होती है, किसी भी न्यूक्लियस में हमने कहा था n/z का रेशियो 1 से ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी है, और ये कहाँ पर उठता है, Z इज इक्वल टू में 83 पर। जब ये 83 के ऊपर जाता है तो न्यूक्लियस क्या होता है, अपने अंदर से कुछ, ये अपने पास पॉजिटिव था, इसके अंदर है, तो इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं तो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं। तो इसके अंदर से कुछ रेडिएशंस निकलते रहते हैं। क्या, रेडिएशन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने थी, हेनरी बैक्यूरेल। ये साइंटिस्ट थे अपने पास, हेनरी बैक्यूरेल साहब ने इसकी खोज की। अब एक एलिमेंट होता है जिसके अंदर से लगातार रेडिएशंस निकलते हैं, उस एलिमेंट का नाम है रेडियम। क्या है, रेडियम। अब क्वेश्चन ये बनता है जी रेडियम की खोज किसने की थी, सबने पढ़ा होगा, जीके का क्वेश्चन है। मैडम क्यूरी इकलौती लेडी साइंटिस्ट है जिसने नोबेल प्राइज लिया। क्या, पूरे इतिहास में, फिजिक्स के साइंस के इतिहास में इकलौती लेडी साइंटिस्ट है जिसने नोबेल प्राइज लिया है। ठीक है,
आपने देखा भी होगा वैसे साइंटिस्टों में लेडीज़ों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो महिला वर्ग है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं हो पाया है, वो चाहे कोई भी फाउंडेशन रहे हों। लेकिन इन्होंने क्या लिया था, रेडियम की खोज में मैडम क्यूरी ने नोबेल प्राइज़ लिया। क्या लिया?